हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था। उसके हमने एक दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन को हमने कैसे शो किया था। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने लिखा था तो क्या था, जो एंगल रहता है एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच में, वाई एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच में और जेड एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच में, उनको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। और यदि उनका हम कोस ले लें तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आज उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, डीसी, डायरेक्शन कोसाइन हमने पढ़े थे क्योंकि कल इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ रखा था। तो इसको cos अल्फा इक्वल टू पढ़ा था हमने x अपॉन आर वेक्टर, cos बीटा बराबर पढ़ा था हमने y अपॉन आर वेक्टर का मोड, फिर हमने cos गामा पढ़ा था z वेक्टर, z डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मोड। ठीक, अब देखिए आर वेक्टर के मोड को मैं क्या लिख लेता हूं, यहाँ पर आर वेक्टर का जो मोड है, मैग्नीट्यूड है, बराबर में ले लेता हूं आर। ठीक, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका। तो मैं लिख सकता हूं cos अल्फा बराबर x अपॉन आर। ठीक है, या फिर मैं और सिंपल कर लेता हूं इसको, पहले इतना ही कर लेते हैं। cos बीटा बराबर हमने कर लिया, फिर y अपॉन आर, और cos गामा बराबर हमने कर लिया z अपॉन आर। ठीक, तो ये एक तरीका तो क्या हो गया कि मैं डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोल सकता हूँ, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। दूसरा एक और तरीका है जिससे हम डायरेक्शन कोसाइन को लिख सकते हैं। तो मैं cos अल्फा को लिख सकता हूँ l इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ऐसे ही m इक्वल टू वाई अपॉन आर, और cos गामा को लिख सकता हूँ मैं n इक्वल टू z अपॉन आर। मतलब एक तरीका क्या हुआ, यदि मुझे डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। दूसरा तरीका क्या है, मैं l cos अल्फा को क्या लिख सकता हूँ l, cos बीटा को क्या लिख सकता हूँ m, और cos गामा को क्या लिख सकता हूँ n। ठीक है, तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो हमें पढ़ना है अब। तो वो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो अब क्या होते हैं कि मान लो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है। देखिए अभी तक जो चीज पढ़ रही है ना, जैसे हमने पढ़ा था डायरेक्शन एंगल, तो एंगल का मतलब हुआ। डायरेक्शन कोसाइन, तो कोस लगाया हमने। डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशियो निकालना है दो चीजों के बीच में। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, मान लो आपको कोई डायरेक्शन रेशियो 3 दिए गए, ए, बी और सी, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो आप कैसे रेशियो निकालोगे, तो सिंपल आपको इसमें याद रखना है कि यदि मैं L लिखता हूं तो L को मैं लिख सकता हूं, L को क्या लिख सकता हूं, A बटे R। ऐसे ही मैं M को लिख सकता हूं B बटे R, और N को लिख सकता हूं मैं Z बटे R। ठीक, अब ऐसा क्यों किया मैंने, सॉरी Z नहीं आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने x y z को a b c से रिप्लेस कर दिया। मतलब a लिखा था, यहाँ पर x लिखा था, यहाँ y लिखा था, या z लिखा था, तो मैंने उसको a b और c से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों, एक्चुअली क्या है, ये भी आपके नंबर ही है, a b c भी क्या है, नंबर है, लेकिन क्या है कि ये मल्टीपल में होंगे। जैसे x y z मैंने लिखा, x y और z, और मैंने क्या है, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में। मान लो एक लैम्डा नंबर है कांस्टेंट, उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये जितना बढ़ेगा, मान लो 2 हमने लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x 2y 2z, या फिर मैं 3 ले सकता हूं तो 3x 3y 3z, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये क्या है, एक टाइप का मल्टीपल ही है। तो इसलिए मैंने, ये भी पॉइंट है तो इनको a b c से क्या कर दिया, रिप्लेस, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो है वो हम a b और c में ही शो करते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड जो फॉर्म है डायरेक्शन रेशियो का वो क्या है, a b c। जैसे आपसे पूछा कि डायरेक्शन कोसाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप एल एम एन बता सकते हो, या फिर बता सकते हो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। ठीक, वैसे यदि डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछा तो ए बी और सी, तो इनका निकालने का तरीका ये है। अब मुझे ए निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए को लिख सकता हूं मैं एल आर
इक्वल टू ए। ऐसे ही मैं एम को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम आर इक्वल टू बी। ऐसे ही सी को क्या लिख सकता हूँ, एन आर बटे सी। ठीक, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आ गए हैं। अब मुझे यदि एल निकालना है, एक और फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मान लो आपसे पूछा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा और डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो हम क्या करेंगे, आर हमें पता हो तो एल हमें दिया होगा, या फिर एल निकालना हो तो ए हमें दिया होगा। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके, तब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी क्या सिर्फ आपको चीजें याद नहीं रखनी है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा ये पढ़ा दिया, लेकिन थोड़ा आप पेशेंस बनाकर रखें। जैसे ही हम क्वेश्चन पर आएंगे तो हमारे ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, मुझे एल निकालना है। मान लो एल की वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है, मुझे ए लिखना है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे ही मुझे यदि एम निकालना है, तो एम कैसे निकालूंगा मैं, बी बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही एन बराबर मुझे निकालना है, तो सी बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां पर मैंने ये कैसे लिख दिया, ए बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पर इसको देखिए, आप इस वाले पार्ट को आप देखो, इससे आप बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हो कि मैंने इसको क्या लिखा था। मैंने लिखा था L बराबर x डिवाइडेड बाय मोड r वेक्टर, मतलब वेक्टर का क्या लिया था, मोड r। अब मोड r क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किसका है, किसका रिजल्टेंट है, हमने 3 पॉइंट लिए थे, यहां से 3 पॉइंट इस टाइप से लिए थे आपको, और यहाँ पर एक P पॉइंट लिया था, और यहाँ पर P पॉइंट के x, y और z क्या माने थे, पॉइंट माने थे, और ये क्या था, r वेक्टर, मतलब ये रिजल्टेंट था तीनों का, x, y और z का। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब ये x, y, z का रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट हमने पढ़ा है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियो भी क्या है, एक तरीके के पॉइंट ही है। मैंने क्या किया कि एक्स वाई जेड में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो वही है, मतलब ये भी क्या है, ये भी ए बी और सी है, कोई पॉइंट है एबीसी कहीं पर होगा। ठीक है, अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है एबीसी का, तो मैं क्या करूंगा, आर रिजल्टेंट लिखना है मुझे, तो क्या करूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले तो ए लिख दिया। ठीक है, ए का ए लिखा है, आर, आर क्या है, रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट का यदि मुझे वो निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैं कैसे करूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यही है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। सेम ऐसा ही बी के साथ और सेम ऐसा ही एन के साथ। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, ये ऊपर वाले फार्मूले को मॉडिफाई करके नीचे लिख दिया। ए तो सेम वैसा का वैसे ही है। आर क्या है, एक वेक्टर था, लेकिन वेक्टर को हमने क्या ले लिया है, मैग्नीट्यूड ले लिया आर। तो आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारा दो चीजें कंप्लीट हो गई है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है कॉपी में, नोट डाउन करके आप लिख लें अभी। ठीक है, नोट डाउन नहीं करोगे तो आज आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, लेकिन अब जब आगे नेक्स्ट कभी भी पढ़ोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। इसलिए नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के टाइप क्या होते हैं, अलग अलग टाइप हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर बोर्ड पर अभी 4 लिखे हैं, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड का क्या हो, जीरो, मैग्नीट्यूड क्या हो उसका, जीरो, उस मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब देखिए मान लो कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो फिर उसका डायरेक्शन हम बता सकते हैं क्या। मान लो मैंने यहां पर लिया पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, अब मैं इसको क्या जीरो वेक्टर बोल सकता हूं, तो हाँ बोल सकता हूं। ठीक है, पॉइंट तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ मान रहा हूं।
कि मैंने कोई चीज ली यहाँ पर, तो अब इसका देखिए कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं किधर भी जा सकता हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं पर भी जा सकता हूँ। मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो इसका डायरेक्शन हम बता ही नहीं सकते। लेकिन हम इस पॉइंट से शो नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं शो कर सकते? क्योंकि पॉइंट का भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो वेक्टर को हम ऐसे शो नहीं कर सकते, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका एनी डायरेक्शन, कोई भी हमारी मर्जी हो वो हम ले सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन तो कुछ दिया ही नहीं है। अब जीरो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है नहीं, तो हम डायरेक्शन उसका कुछ भी ले सकते हैं, कहीं पर भी हम ले सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी बात, इसको और क्या बोला जाता है? नल वेक्टर। और क्या बोला जाता है इसको? नल वेक्टर। तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि जैसे जीरो वेक्टर आया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो, नाम से ही पता चल रहा है जीरो वेक्टर, ठीक है। दूसरी बात कि यदि मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसका हम डायरेक्शन नहीं बता सकते कि हम उसका डायरेक्शन क्या होगा, कि ऊपर होगा, नीचे होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, कहां पर होगा। अब जब हम डायरेक्शन नहीं बता सकते तो हम कोई सा भी डायरेक्शन मान सकते हैं, एनी डायरेक्शन आप कोई भी मान लो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो डायरेक्शन कुछ भी मानो आप, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात कि इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बात आते हैं यूनिट वेक्टर। नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या था? जीरो वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड जीरो। यहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। तो उस मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं वन यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? उसका यूनिटी, या फिर होना चाहिए वन यूनिट, ठीक है। कैसे? इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब हम कैसे बोल देंगे कि ये वन यूनिट है, या फिर जैसे हम किलोमीटर में, मान लो हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे बता देंगे कि इसका यूनिट कैसे हुआ, क्या होगा, ठीक है। तो मान लो आप किसी से भी मेजर कर रहे हो, मान लो मैं एक डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं और वो कितनी है? 10 किलोमीटर। एक डिस्टेंस मेजर की मैंने और वो कितनी है? 10 किलोमीटर। अब आपसे पूछा कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा 1 किलोमीटर, क्योंकि इससे हम सबसे कम यदि दें, इसकी एक यूनिट देखें तो वो कितने की? 1 किलोमीटर की होगी। ऐसे ही यदि मैं मेजर कर रहा हूं कितना? 1000 मीटर। मैं मेजर कर रहा हूं कितना? 1000 मीटर। अब आपसे पूछा इसका कि यूनिट वेक्टर क्या है, इसका कितना होगा यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा 1 मीटर। मतलब जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसका 1 यूनिट लेना है। यदि आप किलोमीटर ले रहे हो तो 1 किलोमीटर यूनिट वेक्टर हो जाएगा, मीटर ले रहे हो तो 1 मीटर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। यदि आप सेंटीमीटर ले रहे हो, मान लो आपने 50 सेंटीमीटर मेजर किया, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब जो भी आप यूनिट ले रहे हो उसका 1 जो रहेगा, 1 के साथ आपको उसकी यूनिट लगा देनी है, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर, ठीक। दूसरी बात, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और उसके ऊपर ऐसा, तो इसको बोलते हैं ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसा कैप हम लगा देते हैं तो इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये क्या है? इसको डिनोट करने का तरीका, डिनोटेड बाय, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक। ये सभी को समझ में आ गया होगा यूनिट वेक्टर, मुझे लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है, इनिशियल, ठीक है। यदि हम इसको देखें तो ये क्या है? इनिशियल। और को मतलब एक साथ एग्जिस्ट करते हो, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ हो? सभी का एक साथ हो। हमने दो पॉइंट पढ़े हैं वेक्टर में, एक होता है इनिशियल पॉइंट और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इनिशियल वर्ड यूज हो रहा है, मतलब हम इनिशियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब whose initial point is same। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। जैसे मैं यहां पर बना दूं, मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और यहां पर हम बना दें डी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, ये बी इधर जा रहा है डायरेक्शन, सी इस साइड जा रहा है, बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है और डी इधर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए
कि उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम, को इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो तो हम उनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब कोलिनियर को आप ऐसे याद रखो कि इनको हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल, उसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब पैरेलल कैसे भी हो सकते हैं, पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको नहीं लेना, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, डज नॉट कंसीडर। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करना, मैग्नीट्यूड डज नॉट कंसीडर। ठीक है, मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि डायरेक्शन होना चाहिए और वो क्या रहे, पैरेलल रहे। जैसे मान लो ये वेक्टर मैंने ए बनाया और यहाँ पर बना दिया वेक्टर बी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, मान लो मैं एक वेक्टर यहाँ पर बना दूं, वेक्टर ए, और यहाँ पर बना दूं वेक्टर बी। अब आप इसको आगे ले जाओगे, मान लो शिफ्ट करोगे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या दिखाई देंगे, पैरेलल। तो ये भी क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, और मैं अलग तरीके से मान लो कैसे बना दूं, एक वेक्टर मैंने यहाँ पर ए बना दिया और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बी बना दिया। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये दोनों भी क्या है, कोलिनियर, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हो इसे, तो ये दोनों लाइन क्या दिखाई देगी, पैरेलल दिखाई देगी। मतलब सिंपल ये समझना है कि जब भी हम कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे तो आपको पैरेलल लाइंस याद करना है कि पैरेलल लाइंस कैसी होती है। तो ये पैरेलल जो वेक्टर होंगे वही क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक, अब मुझे लगता है कि ये चारों वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दो वेक्टर और बचे वो हम पढ़ेंगे। ठीक, ये नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, इक्वल वेक्टर, और लास्ट वन है, हम इसको वेक्टर नहीं बोल सकते लेकिन हम लिख लेते हैं फिर भी, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर है उसका नेगेटिव हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल वेक्टर, समझ में आ रहा है आपको, इक्वल वेक्टर से मतलब क्या, whose magnitude as well as direction is same। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मान लो मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ये बना दिया और दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पर ये बना दिया, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड तो सेम है, मान लो इसका ए मैग्नीट्यूड है, इसका भी ए मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया मान लो, लेकिन मैंने ऐसा बना दिया, तब ये क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। दूसरी चीज मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि ये मैंने एक वेक्टर बनाया, एक यहाँ पर बनाया, ये दोनों इक्वल वेक्टर है या नहीं है, तो ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और कैसे भी आप बना सकते हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया एक और यहाँ पर बना लिया, ठीक, अब ये दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मान लो कोई भी वेक्टर है उसका हमें नेगेटिव निकालना है, तो ये देखिए नेगेटिव क्या शो करेगा, डायरेक्शन। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ वो बोल रहा है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मतलब यहाँ सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की। तो नेगेटिव हमें डायरेक्शन करना है तो डायरेक्शन क्या कर देंगे, हम अपोजिट कर देंगे, तो नेगेटिव वेक्टर का नेगेटिव मिल जाएगा। मान लो कोई वेक्टर ए है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, हमें इसका नेगेटिव चाहिए, वेक्टर ए का नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो डायरेक्शन ही मैं यदि नीचे कर लूंगा ये तो क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर। ठीक, सिंपल। और मान लो ये बी वेक्टर है, इसका मुझे नेगेटिव लेना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, ऐसे डायरेक्शन बना दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। ठीक, और मान लो ये है सी वेक्टर है, इसका मुझे नेगेटिव लेना है तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो मतलब सिंपल ये है कि यदि कोई भी वेक्टर है उसका हमें नेगेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मतलब जो भी डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे,
तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड सेम है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत शानदार और उससे सारी चीजों को समझते हैं, जो जितने भी टाइप हमने पढ़े हैं कि सारे टाइप हम पढ़ेंगे उसमें, कि इक्वल वेक्टर कौन से हैं इसमें, नल वेक्टर कौन से हैं, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें हमें क्या, चार वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। मतलब जो चार साइड है पैरेललोग्राम की वो क्या है, चार वेक्टर। अब हमें इसमें सारे वेक्टर निकालना है कि जीरो वेक्टर कौन से हैं, यूनिट वेक्टर कौन से हैं। यूनिट वेक्टर देखिए हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी यूनिट नहीं दी है हमें। मान लो इसकी यूनिट दी रहती, मान लो ए बी की लेंथ वो देता, दी होती, मान लो इसकी लेंथ दी होती 10 सेंटीमीटर, तब हम बोलते थे कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर सबसे छोटा मतलब 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई लेंथ नहीं दी है, इसलिए हम ये 10 सेंटीमीटर को यहाँ पर नहीं माने। ठीक, सिंपल। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे, अब इसमें कैसे लिखोगे कि इनमें कौन सा जीरो वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता और मैग्नीट्यूड भी नहीं होता है। तो यदि मैं ऐसा लिख दूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, या फिर मैं लिख दूं सी वेक्टर और डी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो वेक्टर। क्योंकि देखिए ए पॉइंट पर वहीं पर मैं हूं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही कुछ नहीं है। ए दो बार लिख दिया मैंने, मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। बी मैं लिखूंगा तो सेम वही उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ऐसे ही सी वेक्टर, ऐसे ही डी वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम है। तो आप देखो ए बी सी और डी में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट हो, तो कौन सा, डी पॉइंट है ऐसा। ठीक है, डी पॉइंट ऐसा है जिससे दो वेक्टर निकल रहे हैं, एक तो सी वेक्टर और एक डी वेक्टर। यदि ए वेक्टर की देखो तो ये क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट। बी वेक्टर देखो तो एक इनिशियल है एक टर्मिनल है, यहाँ पर भी एक इनिशियल एक टर्मिनल है। तो यही एक डी पॉइंट ऐसा है जिसको हम को इनिशियल वेक्टर वहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो वेक्टर हो गए को इनिशियल वेक्टर, कौन कौन से, एक तो हो गया सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। आगे बढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर को मैंने कैसे याद रखने के लिए बोला है, कैसे वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो क्या पैरेलल है क्या, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सी वेक्टर किसके पैरेलल है, ए के वेक्टर, ए के पैरेलल है। तो हम एक तो लिख सकते हैं सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। दूसरा हम लिख सकते हैं डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों भी क्या है, कोलिनियर है, ये डी और ये बी। देखिए इन दोनों में तो क्या है, डी और बी में तो डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, लेकिन हम देखें सी और ए में क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इक्वल वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। अब बताओ ऐसे कोई वेक्टर है क्या, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। और इसमें आप देखो, देखिए वी वेक्टर नीचे आ रहा है, डी वेक्टर भी नीचे आ रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इसलिए हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल वेक्टर। ठीक, आगे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव। तो यहाँ पर आप बताओ कि किसी वेक्टर का नेगेटिव हो रहा है क्या, नेगेटिव मतलब क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। नेगेटिव में मैंने क्या बताया था कि जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सी वेक्टर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए सी वेक्टर इधर जा रहा है और ए वेक्टर इधर आ रहा है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है,
तो इसलिए हम बोल सकते हैं सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर हमने सारे वेक्टर निकाल लिए। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक चीजें थी वो अब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे सीखेंगे कि जो वेक्टर है उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। वेक्टर का एडिशन हम सीखेंगे, तो उसमें हमारे दो लॉ दिए गए हैं। पहला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए लास्ट में एक वेक्टर हमारा बच गया था, वो हमें पढ़ना है। फिर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक वेक्टर पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे हर जगह। ये होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, ठीक है, पूरे हम टॉपिक में यही यूज करने वाले हैं। आप यदि फिजिक्स में भी हम यूज करेंगे तो फ्री वेक्टर का यूज करेंगे, मैथ्स में भी करेंगे तो फ्री वेक्टर का भी करेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है फ्री वेक्टर? द वेक्टर whose direction and magnitude is same, but we can displace it पैरेलली। मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम रहे बट उसको हम डिस्प्लेस कर सके। कैसे? पैरेलली। पैरेलल उसको डिस्प्लेस कर ले हम कहीं पर भी। तो इसका मीनिंग हम समझते हैं कि लाइन क्या कहना चाह रही है। तो सबसे पहले मान लो दो वेक्टर मैंने बनाए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको कैसे भी डिस्प्लेस कर सकता हूं, लेकिन इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब ये, यदि मैं इसको कैसे भी डिस्प्लेस करूं तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो मैं इसको कैसे डिस्प्लेस करूंगा? पैरेलली। पैरेलल, जैसे ये है तो यहाँ पर इसके पैरेलल हो गए। ठीक है, जैसे ए वेक्टर है तो ऐसे इसके पैरेलल, ऐसे यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, तो यदि ए वेक्टर के पैरेलल बोला गया तो नीचे शिफ्ट करेंगे या फिर ऊपर शिफ्ट करेंगे। यदि बी वेक्टर के पैरेलल बोला गया तो उसे ऐसे साइड बाय साइड, ऐसे इस साइड से ऐसे शिफ्ट करेंगे। तो मान लो मैं ए वेक्टर यहां पर लूं और यहां पर मैं बी वेक्टर ले लूं। ये वेक्टर ए ले लिया मैंने और यहां पर बी वेक्टर ले लिया। तो देखिए मैंने क्या किया, ए वेक्टर तो वहीं रहने दिया, इस बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करके और यहां पर कर दिया। तो मतलब क्या है, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। कैसे? पैरेलली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें ये रखना है कि हम वेक्टर को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कैसे होगा? पैरेलल होगा और क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? सेम। एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं कि मान लो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूं, ये बी वेक्टर तो ऐसे ही रहने दूं मैं और ए वेक्टर को यहाँ पर ऐसे कर लूं मैं, ए वेक्टर। तो ये इस टाइप से ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, ये ऐसा ही था तो ये ऐसा ही है। ठीक है, और ए वेक्टर ऐसा है तो ए वेक्टर सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैं वेक्टर को लिखता हूं तो उसको मैं बोल सकता हूँ फ्री वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेस करूं यदि मैं वेक्टर को तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? फ्री वेक्टर। और आगे हम जितने भी वेक्टर पढ़ने वाले हैं वो सारे क्या होंगे? हमारे फ्री वेक्टर होंगे। मतलब ऐसा दिया होगा, हम उसको कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसको शिफ्ट कैसे करना है? पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वेक्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें दो लॉ पढ़ना है कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। जैसे सिंपल कोई नंबर है हमारे पास तो 3 + 4 तो हमने 7 लिख लिया, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। वेक्टर में अलग तरीके से ऐड करते हैं, तो वो हम तरीका सीखेंगे तो कैसे ऐड करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा चैनल के और आगे वीडियो देखना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आ सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि ये वीडियो का वो बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू गाइज, वी विल कंटिन्यू